गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आपको बायोलॉजी पढ़ाए थे और बायोलॉजी एनटीपीसी के प्रिपरेशन के लिए जितने भी लोग एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, इन सब का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आज के यानी एक लेक्चर केवल बायोलॉजी हुआ है, तो आज उसका हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और कल के वीडियो में हम मैथ्स का फिर शूट करेंगे, यानी मैथ्स का भी वीडियो पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे ही बनाए रखें और ऐसे ही देखते रहें इस वीडियो को। आपको 100% आप घर बैठे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, एनटीपीसी का प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं ना। तो कल के थोड़ा सा यानी कि 2 मिनट लगेगा, हम कल यानी कि पिछले वीडियो का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। और जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे एक गुजारिश है कि आप थोड़ा सा पिछले वीडियो को जरूर देखें कि जिससे आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि हम बायोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ाएंगे जी। बायोलॉजी को हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। जब तक आप पिछले वीडियो से पिछले आगे वाले वीडियो को कनेक्ट नहीं करोगे तो बायोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि हमारा सारे अंग एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं ना। तो बायोलॉजी के हम कोई भी पार्ट पढ़ेंगे तो कनेक्ट करेंगे, जब कनेक्ट करेंगे ना तभी बायोलॉजी आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी वर्ड पढ़ा था कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, तो आपको बताए थे कि स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन है, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो अरस्तु है। बायोलॉजी शब्द के सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बताइए भाई। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविडेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविडेनस के बाद उसके बाद बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया था, यानी जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का जनक कौन थे भाई, जूलॉजी के जनक बताओ। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु ही थे, यानी अरिस्टोटले थे। और बॉटनी के जनक कौन थे, थियोफ्रेस्टस ना। उसके बाद हम सीधे आए थे सेल पे। सेल को बायोलॉजी के टर्म में क्या कहा जाता है, साइटो कहा जाता है। और साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि जिस वर्ड के अंत में लॉजी जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि अध्ययन करना। तो साइटोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ सेल था, यानी कोशिका का अध्ययन था। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका पूछा था तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका पूछा था तो क्या था जी, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। वह कौन सी कोशिका है जो जीवन में एक बार बनती है, बताइए, न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन जीवन में एक बार बनता है जी, अगर बिगड़ गया ना तो मजेदार चीज है, यानी चाइना का माल है, फेंक दो ना। उसके बाद अगर हम चले, हम कहे थे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में ना। और उसके बाद हम कहते हैं कि कहाँ खोजे थे, कार्क में। कैसी कोशिका खोजे थे, मरी हुई। अच्छा, जीवित कोशिका किसने खोजा था, एंटोनी लिवेनहॉक। किसमें खोजे थे, बैक्टीरिया में। इसलिए बैक्टीरिया को उन्हें क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है ना। बैक्टीरिया का जनक किसे कहा जाता है, एंटोनी लिवेनहॉक। उसके बाद वायरस का जनक इवानोवास्की। वायरस का जनक कौन है, इवानोवास्की। उसके बाद हमारी शरीर, चाहे पेड़ पौधे का शरीर, चाहे किसी भी जीव जंतु का शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से। और ये बात किसने कहा था, स्लाइडेन और स्वान ने। ये क्या है, कोशिका सिद्धांत है। उसके बाद हम पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में हम क्या बताए थे कि हमारे कोशिका के चारों तरफ एक क्या होती है, झिल्ली होती है जी, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन के साथ साथ और क्या करती है, उसमें से पानी का रिसाव नहीं होने देती है ना, पानी नहीं बहने देती, क्योंकि कोशिका में लगभग 90 से 95% क्या होता है भाई साहब, बताइए क्या होता है, आप लोग बताइए, पानी होता है। पानी की कमी में एक बात भी बताया था, यानी कि खूब पानी पी रहे हो ना तुम लोग, आप लोग पानी पी रहे हो, पीना पानी, क्योंकि पीना नहीं, यानी कि कहते हैं ना, शराब को छोड़ के पानी पिया करो। अगर पानी पियोगे ना तो बहुत फायदेमंद होगा, बहुत बेहतरीन, यानी आपके स्किन पे ग्लो आएगा, एकदम निखरोगे, बढ़िया चमक आएगी। यार कितना अच्छा रहेगा ना, हमारा ग्लो रहेगा, नेचुरल ग्लो रहेगा। कहीं भी जाओगे तो थोड़ा बहुत तुम्हारा भी एकदम रेपुटेशन रहेगा कि हाँ चमक रहा है लड़का। और नहीं तो फिर वही चीजें, दिक्कतें आएंगी सारी, ग्लो, फिर आर्टिफिशियल मेकअप मारना पड़ेगा ना ग्लो के लिए। तो पानी ज्यादा पीछिए। हम बताए थे कि सेल जो मेम्ब्रेन है कैसा नेचर होता है जी, अर्धपारेगम। कैसा नेचर होता है, अर्धपारेगम। मतलब कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं, सब लोग आ और सब लोग जा नहीं सकते हैं ना। उसके बाद अब आ जाइए, इस पे हम पढ़ते हैं। अब देखिए क्या चीज है, जो सेल वाला है ना, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आपको, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये केवल और केवल जीवों में पाया जाता है। अभी मत कहिएगा केवल और केवल जीवों में, यानी जीव और पौधा दोनों में पाया जाता है, जीव प्लस पौधा दोनों में पाया जाता है।
ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं पौधे में भी वही होती है, जीव में भी वही होती है ना, जीव में भी वही होती है, आपको पौधे में भी वही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो होता है जीव और पौधा दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीव और पौधा दोनों में पाया जाता है, यानी जंतुओं में भी पाया जाता है और पौधों में पाया जाता है। अब जरा आ जाइए, अब देखिए, हम अपनी सुरक्षा, जैसे हम कहते हैं ना, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, जंतु भी अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं, क्योंकि प्रकृति उनको उस लायक बनाया है। जैसे हमारी सुरक्षा प्रकृति खुद करके देती है। जैसे अब क्या चीज है, हमें बताया, हमें सोशल एनिमल बताया, हमें सोशल एनिमल बनाया, हमें बुद्धि दिया, हमें दिमाग दिया कि बेटा ना जा, तुम्हें ज्यादा ठंडी लगेगी तो कपड़े पहन लेना, जा तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी तो फैन के नीचे बैठ जाना, एसी के नीचे बैठ जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, तुम्हारा टेम्परेचर बहुत कम होगा तो तुम्हारी कोशिका मरेगी ज्यादा, और जब कोशिका ज्यादा मरेगी तो तुम्हारा फिर स्ट्रेस आएगा, तुम्हारा एनर्जी कम होगा, तुम्हें इसीलिए आप देखते हो ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है तो एनर्जी क्या हो जाता है? कम हो जाता। बहुत ज्यादा ठंडी लग जाता है तभी आप एकदम ठुठुर ठुठुर के कांपते हो, एनर्जी कम रहता है। यानी कि हमारे शरीर का कैसा होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। तो भगवान हमको क्या कर दिए? बुद्धि दे दिए। बुद्धि देने के साथ कहे कि बेटा बहुत ठंडी तो स्वेटर पहन लेना ना, बहुत गर्मी तो थोड़ा सा बनियान में रहना और पंखे के नीचे रहना, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगा, पसीना ज्यादा गिर जाएगा, पसीना ज्यादा गिर जाएगा तो तुम्हें क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करेगा, एनर्जी तुम्हारी लो हो जाएगी। ये तो सब चलो हमको सिखा दिए, जानवर को भी ये चीज सिखा दिए, क्योंकि जानवर को बुद्धि नहीं है, कपड़ा वो नहीं पहन सकता, हम जैसा शर्ट और पैंट नहीं पहन सकता, भाई हम लोग जैसा शर्ट पैंट पहन के घूमेगी नहीं जी। तो उसको ठंडी से बचने के लिए क्या दे दिया कि चलो इनके शरीर पे बाल हो जाएगा। देखोगे भैंस को देखो, ठंडियों में उसके बाल ज्यादा हो जाते हैं, गर्मियों में बाल कम हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में उनका बाल ज्यादा झड़ जाता है और ठंडियों में बाल ज्यादा उग आता है। तो ठंडी में उनको बचने के लिए क्या दे देते हैं? बाल। जैसे बहुत ज्यादा जहां ठंडी पड़ती है वहां जानवरों के शरीर पे क्या डाल दिया जाता है? प्रकृति ने क्या डाल दिया? बाल। ठीक है, लेकिन अब एक चीज आप बताओ, पौधा पे डाल पाओगे? पौधा कैसे होगा? पौधे को कैसे भगवान बताए कि भाई इसको भी बचा, क्योंकि इसको भी तो ठंडी लगेगी, इसको भी। और बेरहम हम लोग हैं, कभी पौधे को ढकेल के छील देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। यानी कि पौधे पे कभी टेक लगा के तुम क्या करते हो? सीधे निकाल देते हो, मोबाइल फोन में बात करते हो, बेचारे को पूरा का पूरा क्या करते हो? उजाड़ देते हो। तो भगवान कहे एक काम करो कि अगर इस सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देगा ना, सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देगा तो मन का पूरा कोशिका में पानी गिर जाएगा। पूरे कोशिका में क्या गिर जाएगा? पानी। अब पानी गिर जाएगा तो कोशिका जाएगी मर। हमारा कोई अगर ऐसे फाड़ेगा तो भैया हमें पता चलेगा, लेकिन पौधा तो बेचारा बोल नहीं पाएगा। पौधे का अगर तुम फाड़ भी दोगे, क्योंकि कई बार हम होते हैं नोच देते हैं जी, पौधे को खूब नोच देते हैं, और नोच देंगे तो उसका सेल मेम्ब्रेन अगर फट जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन अगर फट जाएगा तो क्या होगा? उसका सारा पानी गिर जाएगा। तो भगवान इसके लिए किएगा, देखो प्रकृति इसके लिए किएगा, ये कहे हम बाबू एक काम और कर देते हैं, कहे कि हम एक काम और कर देते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन तो हम इधर से लगा दिए, चलो सेल मेम्ब्रेन लगा दिए, सेल मेम्ब्रेन इसके पानी को बचा दिया, और इस सेल मेम्ब्रेन भी ना फटे, यानी सेल मेम्ब्रेन ना फटे तो इसके ऊपर एक और आवरण लगा दिए। क्या लगा दिए? एक और आवरण लगा दिए। देखो ऐसे, इसके बाहर भी एक परत डाल दिए, इसके बाहर भी क्या लगा दिए? एक परत। ठीक है, जो बाहर वाली परत है उसी का नाम पड़ा सेल वाल। क्या नाम पड़ा? सेल वाल, जिसको तुम पेड़ के छाल कहते हो ना। पेड़ का छाल देखे हो, ऊपर से जो छाल हो जाता है चोइटवा, चोइटे की तरह छूट जाता है, कभी गिर भी जाता है। आप देखते होगे छाल उजड़ के क्या हो जाती है? गिर जाती है, लेकिन पौधे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बेजान होता है जी, इसमें जान नहीं होता, बहुत ज्यादा जान इसमें नहीं होता। सेल वाल में कोई जान बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं। सेल वाल, समझिएगा बात को। सेल वाल के बारे में आज समझते हैं। सेल वाल है क्या जी? सेल वाल कोशिका भित्ति जिसको कहते हो। पहला नंबर, हम लोगों पे तो ऐसा छाल लगेगा नहीं, किस पे लगता है? केवल पौधों पे जी, केवल कैसे? तो पौधों पे। तो एक चीजें ध्यान में रखना कि सेल वाल केवल पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में। जानवरों में इसकी अनुपस्थिति होती है, यानी जानवरों में नहीं होता है। ऐसे लिख देते हैं जंतु। एक मिनट, जंतु में नहीं होता है। क्लियर? जंतु में नहीं होने वाला, केवल किस में होने वाला है?
जानवरों में, जंतु में नहीं होने वाला, किस में होने वाला है? केवल पौधों में होने वाला है सेल वॉल। और सेल वॉल क्या करता है? ये बाहर से आपको सुरक्षा देता है, सेल मेम्ब्रेन को भी बचाता है, प्लस आपकी पूरी कोशिका को भी बचाता है। तो सेल वॉल एक तरह से पौधों को प्रोटेक्शन देता है। पौधों को प्रोटेक्शन, जैसे उसका छाल क्या है जी? प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई चोट लगे, कोई घाव लगे, कोनो छील दे तो ऊपर का छीले, अंदर ना जाए। अंदर जाएगा, जैसे हम पेड़ को अगर ऊपर से छील देंगे तो बच जाता है, लेकिन अंदर से पूरा काट देंगे तो पेड़ क्या होता है? सूख जाता है ना। पेड़ क्या होता है जी? सूख जाता है। तो देखो सेल वॉल, हमने कहा सेल वॉल किस में पाया जाएगा? केवल पौधों में। अच्छा, ये क्या करेगा? तो सेल मेम्ब्रेन, अच्छा इसमें जान होता है? नहीं, बेजान होता है जी, इसमें जान नहीं होता है। पहला नंबर, ये निर्जीव एक तरह से होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है जी। अच्छा, किसका बना रहता है? तो बना रहता है सेलुलोज का। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो चीजें हम समझा रहे हैं उसको लिखते जाइए, क्योंकि यही सब तो क्वेश्चन आएगा जी। किसका बना रहता है? सेलुलोज का। जो सेल वॉल किसका बना रहता है? सेलुलोज का। यानी कि हम ऐसे पूछ दें, भैया सुनना चला, हम ऐसे पूछ दें कि बताइए पेड़ के छाल में क्या पाया जाता, तो आपका जवाब होगा सेलुलोज। अब पेड़ के छाल से समझाना जरा क्या क्या बनता है। पेड़ के छाल से क्या क्या बनता है? जो तुम 500 की नोट देखते हो, किसका बना रहता है? पेड़ का छाल है जी, कागज का बना रहता है। तो नोट भी किसका बनता है बाबू? सेलुलोज का। अगर हम पूछ दें कागज भी किसका बनता है, तो आप कहेंगे सेलुलोज का। अब कपड़ा, कपास का भी क्या होता है? पौधा, और पौधा में क्या होता है? सेलुलोज। तो कपड़ा में भी क्या होगा जी? कपड़ा भी किसका बनता है? सेलुलोज का, एक तरह से कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो नोट भी बन गया, कागज भी बन गया, आपका कपड़ा भी बन गया, सब किसका बन गया? सेलुलोज का बन गया ना। तो सेलुलोज देख रहे हैं। और इतना ये क्या है? देखो, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे ना, तो उसमें 2-3 पार्ट पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट का। क्या, कौन कौन सा पार्ट? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये पहला नंबर जो सेलुलोज होता है, कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या चीज है? बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब बहुत सारे लोग। पॉलीमर को हिंदी में बहुलक बोलते हैं भाई, और बहुलक मतलब बहुत सारा लक आ जाए। लक मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब आ जाएंगे तो पॉली बना देंगे। बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो क्या बना देंगे? पॉली। तो पॉलीमर उसी को कहते हैं। पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे सैकेराइड, बहुत सारे आपको क्या आ जाएंगे? सैकेराइड का मतलब क्या हो गया? सैकेराइड का मतलब शुगर, बहुत सारा शुगर आके मिल जाएगा, तब क्या बना देगा? पॉलीसैकेराइड। तो सेलुलोज पॉलीसैकेराइड होता है। ये हम लोगों में पचता नहीं है जी, यानी कि मानव में पचता नहीं है, मानव में पचता नहीं है, लेकिन जानवरों में पच जाता है। ठीक है जी भैया, समझ पाए? तो कभी कभार तुम नकल उकल करते हो बाबू, नकल उकल करते हो तो नकल के डर से क्या करते हो? चिटवे खा जाते हो। नहीं, मुंह में डाल के खाओ के कह देते हो गटक जाए जी, अंदर गटक जाए। अंदर जैसे गटक जाओगे तो ठीक है, वो तो गटक गए बाबू, तुम्हारे अंदर जाएगा ना तो पूरा सिस्टम हिला के रख देगा, क्योंकि वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। कागज क्या होता है जी? सेलुलोज होता है। सेलुलोज देखो हमारे अंदर पचता नहीं है। जैसे तुम भरुआ मरचा का छिलका खा लेते हो ना, और सुबह तुम जाते हो वैसे ही निकलता है। जो लोग सोना वोना चुरा लेते हैं, डाल लेते हैं, वैसे निकल जाता है। जितने चोरवे हैं सब, आपको सोना वोना चुरा के, इतना चोर है सब, सोचो सोने में डाल लेते हैं जी अंदर। आप सोना अंदर डाल लेते हैं, पता चलता है आपको सोना निकल गया बाहर, आपको नीचे, आपको फीसेस के द्वार से, यानी कि एनस से, आपका फीसेस के मल से निकल गया। और इससे आपको एक कागजो है, लेकिन बहुत लोगों को क्या करेगा? हिला के रख देगा। तो बाबू एक चीज आपसे गुजारिश है, नकल करना, पकड़ा जाना, लेकिन चीट मत खाना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम को हिला के रख देगा। ठीक है? तो अब आप बताइए सेल वॉल क्या है? तो आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाए जाने वाला एक आवरण है। कैसा होता है? निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव। किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसमें पाया जाता है? केवल पौधों में, जानवरों में नहीं। ठीक है? अच्छा, इससे क्या क्या बनता है? तो जितना नोट देखते हो वो भी बनता है, कागज देखते हो वो भी बनता है, कपड़ा देखते हो वो भी बनता है। समझ पा रहे हो ना? क्या होता है सेलुलोज? तो पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड हमारे अंदर पचता नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत समझ में आ रहा? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। चला आ जाते हैं एक और पार्ट के बारे में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइट्रोकांड्रिया। क्या नाम है बाबू? माइट्रोकांड्रिया। हिंदी जानना चाहोगे? चलो हिंदी भी बता देते हैं। सूत्रकणिका, हिंदी में क्या कहते हैं जी? सूत्रकणिका। कितना अजीब लग रहा ना, सूत्रकणिका। माइट्रोकांड्रिया ही जानो, अच्छा लगता है। अब देखो माइट्रोकांड्रिया का काम क्या है, ये भी एक तरह से हमारा पार्ट है, यानी कि कोशिका का क्या है, एक पार्ट है। अब देखना माइट्रोकांड्रिया की सबसे पहले खोज की बात करता, पहले हम खोज देखते हैं माइट्रोकांड्रिया की खोज। बहुत सारे लोग अल्टमान जानते हैं, नहीं बाबू, समझ लेना। सबसे पहले माइट्रोकांड्रिया की खोज किया था कोलिकर ने। कौन किया था? कोलिकर ने। और जब कोलिकर साहब खोज दिए तो एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम पड़ा अल्टमान। क्या नाम पड़ा? अल्टमान। अल्टमान साहब ने क्या कहा कि भैया, ए भैया कोलिकर, जौन तू खोजले वाला ना, जो तो आप खोजे हैं उसका नामकरण हम रख देते हैं। तो इसी माइट्रोकांड्रिया का नाम रख दिए बायोब्लास्ट। क्या रख दिए जी? बायोब्लास्ट रख दिए। इस माइट्रोकांड्रिया की खोज क्या रख दिए? इसका नामकरण क्या रख दिए? बायोब्लास्ट। तो देख लेना भाई, अल्टमान ने इसका नामकरण क्या किया? बायोब्लास्ट। सबसे पहले इसको खोजा कौन? कोलिकर, और नामकरण बायोब्लास्ट हो गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है बेंडा। कहे बायोब्लास्ट जो बोल रहे हैं आप, ये बायोब्लास्ट समझने में बड़ा दिक्कत हो रही है, यानी सब लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं बायोब्लास्ट क्या होता है। तो चलो इस बायोब्लास्ट को हम अपना नामकरण फिर से रख देते हैं, यानी क्या रख देते हैं? माइट्रोकांड्रिया। समझ पाए भाई? बताओ, इसका नामकरण क्या रख दिए? माइट्रोकांड्रिया। तो तीनों में बात समझ लेना। सबसे पहले पूछेगा माइट्रोकांड्रिया की खोज कोलिकर ने किया। माइट्रोकांड्रिया का नामकरण बायोब्लास्ट किसने रखा? अल्टमान ने। और माइट्रोकांड्रिया का नामकरण माइट्रोकांड्रिया किसने रखा? बेंडन। समझे? तीन लोग हैं इसमें, लोचा हो जाएगा जी। किताबों में अल्टमान दिया रहता है, जब हमारे पास ऑप्शन में नहीं रहेगा कोलिकर का तो अल्टमान तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि किताब में तुम्हारे कोलिकर ऑप्शन नहीं था ना। तो तुम एक चीज याद कर लिए कि सूत्रकणिका यानी माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमान ने। और पढ़ाने वाला पढ़ा भी दिया कि इसका खोज किसने किया? अल्टमान ने, क्योंकि वो अंदर तक पढ़ा ही नहीं कि खोज तो कोलिकर ने किया और उसका नामकरण बायोब्लास्ट रखा कौन? अल्टमान ने। और फिर से लास्ट में बेंडा ने क्या रख दिया? माइट्रोकांड्रिया। समझे बाबू? माइट्रोकांड्रिया। अब थोड़ा सा इसके फिगर पे आ जाते हैं। माइट्रोकांड्रिया है क्या? आ जाओ, आ जाओ भाई। माइट्रोकांड्रिया देखिए, यही है माइट्रोकांड्रिया, यही है माइट्रोकांड्रिया। देखो अब माइट्रोकांड्रिया समझते हैं। पहला नंबर, माइट्रोकांड्रिया है क्या चीज? तो हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए? पहले, उससे पहले हम दूसरा चीजें समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए जी, पहले समझिएगा, माइट्रोकांड्रिया से पहले हमारे शरीर में दो तरह का सांस चलता है। अब सवाल उठेगा, ये भगवान, ये कौन आ गया? अब अहिल तो हम एक तरह का सांस जान रहे थे, ये दो तरह का सांस कैसा हो गया? देखो, एक ऐसा सांस चलता है जिसको तुम देख के बताते हो मर गल की जियता। जैसे नकिया पे रख लेते हो, अगर कोई मर जाता है तो नकिया पे सांस हाथ रख के देख लेते हो कि इसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये तो ऐसा सांस है जो तुम्हें दिखता है, और एक हमारे शरीर के अंदर ऐसा सांस चलता है जो दिखता ही नहीं है, जो हमारा, और जो दिखता नहीं है, कहते हैं ना जो दिखता नहीं वह बड़ा घात करता है। यानी कि जो दिखता नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट सांस वही है, सबसे इंपॉर्टेंट सांस वही है। यानी जो दिख रहा है ये सेकेंडरी रेस्पिरेशन है, ये हमारा द्वितीयक सांस है, यानी द्वितीय लेवल पे सांस है। और जो नहीं दिख रहा है, जिसको बोलते हो तुम कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हो? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन जो होता है वो हमारे कोशिका के अंदर होता है। यानी जितनी हमारी शरीर किससे बनी है बाबू? कोशिकाओं से। हमारी शरीर किससे बनी है? कोशिकाओं से। कोशिका से क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बना? अंग। अंग से क्या बना? शरीर, बॉडी बना। तो सारी कोशिकाओं के अंदर भी सांस चलता है जो हिडन होता है, जो हमें दिखता नहीं है। समझ पा रहे ना?
और एक कोशिका के अंदर चलने वाली जो सांस है यानी कोशिकीय श्वसन, ये यहीं पे होता है माइटोकांड्रिया के अंदर। समझ पा रहे ना? और एक चीजें दिमाग में बिठा लो बाबू, हर सांस के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। हर सांस के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तो हमारी कोशिका तो यहां से सांस ले नहीं पाएगी। जैसे मान लो हमारे हाथ में कोशिका है तो अंगुरियां नहीं ना सांस लेगी जी, आपका ई वाला सांस नहीं लेगा, आपका बाल नहीं ना सांस लेगा, आपका नाक नहीं ना सांस लेगा। सांस हमारा कहां से चलता है? लंग्स से, फेफड़ा से। और ऑक्सीजन कहां है? इन्वायरमेंट में। कहां है? इन्वायरमेंट में। तो अब हम सेकेंडरी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी हमारे नाक से अब सांस लेते हैं। और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक से ऑक्सीजन नहीं जाता है, हमारे नाक में एयर जाता है। क्या जाता है? एयर। और नाक से सांस लेते हैं, नाक से एक मार्ग है, नाक से सांस नहीं लेते हैं, सांस तो फेफड़ा से लेते हैं। किससे लेते हैं? फेफड़ा से, लंग से। हम तो नाक एक मार्ग है कि हवा को हम डालेंगे फेफड़ा तक। समझ पा रहे हो? जैसे आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वुअली, उसके बाद डायफ्राम मिलेगा। डायफ्राम से आपका क्या आएगा? ब्लड आएगा। और जो भी हमारा ब्लड ऑक्सीजन इकट्ठा किया रहेगा उस ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा। समझे बात को? तो लंग्स यानी हमारे अंदर जब एयर गया ना तो फेफड़ा सोखता का काम करता है। इससे सोखता, सोखता जानते हो? किसी चीज को जो सोख लेता है। तो फेफड़ा कैसा काम करता है? सोखता की तरह। उसमें फेफड़वा में पाया जाता है एल्वुअली। एल्वुअली एकदम सोखता है। जैसे गाड़ी का फिल्टर देखे हो ना, पेट्रोलवा डाल के निचोड़ के एकदम धोते हैं सब, क्योंकि जितना बढ़िया धो देंगे उतना बढ़िया उमन एयर घुसेगा, उतना ही बढ़िया उसमें ऑक्सीजन रुकेगा और उतना ही बढ़िया कंबस्शन होगा। उतना ही बढ़िया कंबस्शन होगा तो उतना ही बढ़िया बर्निंग ऑफ पेट्रोल होगा। और जितना बढ़िया बर्निंग ऑफ पेट्रोल उतना बढ़िया गाड़ी का एवरेज, उतना ही बढ़िया गाड़ी चलेगी। ठीक है? वैसे ही हमारा सोखता जितना बढ़िया ऑक्सीजन को सोख लेगा तो एयर जाता है, एयर में सब कुछ जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, सब कुछ जाएगा जी, आर्गन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, सब जाएगा। तो हमारा जो लंग्स रहता है ना, वो फेफड़ा में जो लंग्स रहता है वो आपका जो सोखतवा है, जो सोखता है ना, वो ऑक्सीजन को सोख लेता है और बाकी सबको कहता है भैया बहरे तुम्हार काम नहीं बा, बस हमके ऑक्सीजन का काम बा। तो ऑक्सीजन को रोक लिया। अब एक चीज है जो हमारे शरीर में पूरा नीचे से ऊपर तक घूमता है, उसका नाम बताओ आप लोग? ब्लड। ब्लड पूरे शरीर में क्या होता है? घूमता है। तो उसको एक कार्यभार सौंप दिया गया। ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को एक कार्यभार सौंप दिया गया। क्या? कि हीमोग्लोबिन तुम जाना लंग्स के पास, यानी कि ब्लड के थ्रू तुम जाना लंग्स के पास, वहां से ऑक्सीजन को उठाना और पूरे कोशिका को दौड़ा दौड़ा के बांट देना। पूरे कोशिका को बांट देना कि लो ऑक्सीजन आ गया, ई लो ऑक्सीजन आ गया। क्योंकि हर जगह कौन है? कोशिका में माइटोकांड्रिया। और इस माइटोकांड्रिया को सांस लेने के लिए चाहिए क्या बाबू? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को, इनको ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? इनको ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा बाबू? बताओ जल्दी। ब्लड करेगा। और ब्लड में कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है? तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिकीय श्वसन कहां होता है? माइटोकांड्रिया के अंदर। अच्छा, माइटोकांड्रिया में और भी कुछ पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा हाँ जी। माइटोकांड्रिया में देखिए बड़ा खतरनाक चीज पाया जाता है जिसका नाम है डीएनए। ठीक है? डीएनए। और डीएनए क्या है? तो इसी में तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब आपके समझ में आएगा अरे सर ये क्या हो गया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये क्या आप ला दिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन? अब वहीं तक तो आप माइटोकांड्रिया पढ़ा रहे थे, अब डीएनए वहीं घुसा दिए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाबू जब आएगा तो थोड़ा सा मेरा बताना फर्ज है। ये डीएनए क्या होता है तनी एक लाइन में बस समझ लो ना। जीन क्या होता है एक लाइन में हम आपको समझा देते हैं। जीन क्या होता है? जीन का मतलब होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो? अपने भाषा में समझ लो कि इंसान का लड़का इंसान पैदा हुई, ये कौन बताएगा? जीन बताएगा। अब इंसान का लड़का, अब अगर इंसान है तो बकरी पैदा होगा नहीं जी, इंसान है तो भैंस तो पैदा होगा नहीं, भैंस का बच्चा भैंस पैदा होगा। लौकी बोबा तो करैली ना उगी, लौकी पे लौकी होगी। अगर जमुनी के पेड़ बा तो जमुनी ऊपर फरे, आपको ऐसा नहीं होगा कि जमुनी के पेड़ पे आम फरे लगे। तो ये सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये डीएनए है, समझ लो। यही क्या है? डीएनए है।
यही जीन है। तो इसके अंदर जीन भी होता है और ये जीन आपको कुछ जीवाणुओं के माध्यम से देखा गया था, कुछ जीवाणुओं के माध्यम से। जैसे कहा जाता है पहले के जमाना में कि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर चले गए और जाके कोशिका में बैठ गए। क्या हो गए? कोशिका में बैठ गए। और जब कोशिका में बैठ गए तो कोशिका में बैठे कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में घुस के जाके बैठ गए, क्योंकि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन के रास्ते कहां जाके बैठ गए? यहां जाके बैठ गए जी। समझ पाए? जीवाणुओं के थ्रू यहां जाके बैठ गए। तो जो इसमें डीएनए की संरचना मिली, जो भी सब कुछ मिला, तो कुछ जीवाणुओं के लक्षण मिलने लगे। अच्छा, एक चीज और समझना, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन क्या काम करता है जी? इसमें एक साइकिल चलती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, ठीक है भाई। कौन सी साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अच्छा, ये क्रेब्स साइकिल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो क्या लिया था? ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर दिया। इस ऑक्सीजन का क्या कर दिया? यूटिलाइजेशन, यानी कि उपयोग कर लिया। और इस ऑक्सीजन, ये क्रेब्स साइकिल के दौरान इसी ऑक्सीजन का उपयोग करके बना देता है एटीपी। क्या बना देता है बाबू? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। अब आपका जवाब होगा सर ये एटीपी क्या है? बस तुम बताएं एटीपी क्या है, हम बताते हैं ना, अपने भाषा में समझो यार। एटीपी कुछ और नहीं, ग्लूकोज है। आप ग्लूकोजो समझो का बिस्कुट है, बिस्कुट जानते हो, पार्ले जी खाए हो ना, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोन डी ला के पीते हो ना, वो है ग्लूकोज है, और कुछ नहीं है जी, ऐसे समझो। तो एटीपी कुछ और नहीं है, ग्लूकोज है। और जब कहा गया कि जब क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत जब एटीपी बन रहा था ना, तो बनते बनते कितना एटीपी हो गया? 38 एटीपी। और जब 38 एटीपी बन गया तो इसी को बोल दिया गया एक थे कार्बोहाइड्रेट बन गया, यानी एक थे ग्लूकोज बन गया। समझे बात को? क्लियर? क्या बन गया? एक ग्लूकोज बन गया, एक थे ग्लूकोज। और एक थे ग्लूकोज बनाने में कितना? 38 एटीपी। कितना बन गया? 38 एटीपी। और एक ग्लूकोज यानी एक कार्बोहाइड्रेट आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा दे दिया। समझे बात को? ये ऊर्जा देता है। क्या देता है? ग्लूकोज, ऊर्जा। जैसे आप देखते होगे ना, ग्लूकोन डी के डब्बा पे एकदम छापा रहता है इंस्टेंट एनर्जी, ऐसे लड़के हुए सब झूमे रहते हैं, यानी तुरंत काम मिल जाता है, ऊर्जा। जिम करने जाओ तो क्या ले लो? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ले लोगे, जैसे आलू लोग बॉयल करके खा लेते हैं, शकरकंदी खा लेते हैं, गुड़े का रस पी लेते हैं। समझ पा रहे ना? प्री वर्कआउटवा में कुछ ले लेते हैं, वो सब ग्लूकोज है जी। यानी ग्लूकोज तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी देता है। बताओ ये अब हम आपको समझाएं, क्रेब्स साइकिल में बना क्या है? एटीपी। और 38 एटीपी मिलके क्या बना दिया? एक थे ग्लूकोज। और बताओ ये क्रेब्स साइकिल चला कहां पर है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला है। तो बताओ ग्लूकोज बना है तो ग्लूकोज क्या दिया है? ऊर्जा दिया है जी। क्या दिया है बाबू? ऊर्जा दिया। किसको? शरीर को ना, शरीर को ऊर्जा दे दिया ना। और शरीर को ऊर्जा दे दिया तो जहां ऊर्जा बनता है, जहां से बिजली आती है, उसको अपने भाषा में क्या कहते हो? पावर हाउस कहते हो कि नहीं कहते हो? कि पावर हाउस से चल जा, खराब भइल बा तुम्हारी बिजली ना, पावर हाउस से चल जा कह जाओ। तो यहां अगर तुम्हारा ऊर्जा बना है तो ये ऊर्जा कहां बना है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना। तो क्या इसको पावर हाउस बोल दिया जाए? बताओ, ऊर्जा गृह बोल दिया जाए? तो आपका जवाब होगा हाँ। बोलने में क्या चाहता भाई? अगर ऊर्जा बन रहा तो ऊर्जा गृह बोल दीजिए। अगर ऊर्जा बन रहा है तो ऊर्जा गृह बोल दीजिए, क्या जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह दिया गया? पावर हाउस। क्या बोल दिया गया? पावर हाउस। और इस पावर हाउस में अब समझिएगा, इस पावर हाउस में यानी कि भगवान भी कितने अच्छे थे ना, जहां जहां ऊर्जा की जरूरत ज्यादा थी वहां वहां का स्ट्रक्चर वे बदल दिए, वहां वहां का स्ट्रक्चर वे बदल दिए। मतलब वहां इतना बड़ा सिस्टम दे दिए कि यहाँ कोशिका ज्यादा हो, वहां कोशिका ज्यादा हो। और जहां कोशिका ज्यादा होगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा, तो वहां ऊर्जा भी ज्यादा बनेगा। समझे बात को? तो देखो हम लोगों का पैर देखो, शरीर ऐसे रहता है, पैर भी जाता है। देखो यहां से ऐसे पैर जाता है, यहां से ऐसे पैर। देखो सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाता है? पैरवे। और दिन भर तुम्हें पैरवे से काम करना है, चलना है, दौड़ना है, आपको बैठना, सब काम किस पे जी? पैरे पे। समझ पाए?
तो पैर का साइज सबसे बड़ा कर दिए, नहीं अब पैर का साइज सबसे बड़ा कर दिए तो पैर में सबसे ज्यादा माइटोकांड्रिया डाल दिए, कहे कि भैया ये आदमी है, ये बैठेगा नहीं, बड़ा खुरापाती रहेगा, ये दिन रात दौड़ेगा, क्योंकि हाई पैसा दिन रात करेगा, ही समझे, हाई पैसा दिन रात करेगा। तो एक काम करो भाई, बैठाना भी तो नहीं, दौड़ाना ही है, तो दौड़ाओ इसको, कैसे दौड़ाया जाए, तो कहे कि एक काम करो, इसका पैरवा बढ़ा दो। आप पैरवा जब बढ़ा देंगे तो कोशिका खूब ज्यादा हो जाएगा, और कोशिका खूब ज्यादा तो माइटोकांड्रिया भी खूब ज्यादा, खूब ऊर्जा बनेगा। जो आपका पार्ट छोटा वहां माइटोकांड्रिया कम, और माइटोकांड्रिया कम तो ऊर्जा कम, और जो ऊर्जा कम तो ऊर्जा कम मिलेगा तो थकोगे ज्यादा। यही से वे बाबू ऐसी चल बना, पैरे पे चलबा तो खूब बढ़िया ऊर्जा, ज्यादा दूर तक चलोगे, लेकिन हम कहीं तनी अंगूठवा के बोले चलबा ऐसे तो चल पाओगे नहीं, क्योंकि अंगूठा पे जब चलोगे तो वहां कोशिका का साइज कम हो जाएगा, और जब कोशिका का मात्रा कम हो जाएगा तो माइटोकांड्रिया क्या हो जाएगा, कम, तो ऊर्जा आपकी बनेगी कम। जैसे आप डिप्स जब मारते हो तो हाथ के बल पे मारते हो, इतना दूर है जी, इतना दूर, तो इतना एनर्जी मिल रहा है, लेकिन कितना महानुभाव होते हैं अंगूठवे पे रख के मार देते हैं। देखो इससे जब अंगूठवा पे रख के मारोगे तो इतना ऊर्जा मिलेगा, और जब इतना ऊर्जा मिलेगा तो बहुत ज्यादा नहीं मार पाओगे, यानी थक जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोशिका है कम और माइटोकांड्रिया है कम। समझे बात को, यानी जहां कोशिका ज्यादा वहां माइटोकांड्रिया ज्यादा, वहां ऊर्जा ज्यादा, वहां काम ज्यादा होगा। समझे बात को, पावर हाउस कह दिया गया। क्लियर। अब देखो ये बिचवा में, इस बिचवा में देखना बाबू, इस बिचवा में ऐसा संरचना दिख रहा है, ऐसा संरचना दिख रहा है, ठीक है जी। इस संरचना के बारे में बहुत ज्यादा पूछ लेता है, तो इस संरचना का नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है, क्रिस्टी। समझ पाए, इस संरचना का नाम क्या है, क्रिस्टी, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, समझो। और जो ये संरचना ये दिख रहा है, ये बिचवा में ये सारा चीज है, ये आपको ये वाला संरचना देखो, जो मैं रेड चला रहा हूं ये क्रिस्टी है, लेकिन ये ब्लू वाला दिख रहा होगा, ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाले का नाम क्या है, मैट्रिक्स। ब्लू वाले का नाम क्या है, मैट्रिक्स। और इसके बाहर भी आपको मेम्ब्रेन पाया जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये सब बहुत ज्यादा आपको पूछने वाला नहीं है, ये सब पूछने वाला नहीं है। कुछ डॉक्टरों करती छोड़कर, यानी कुछ वो कुल बेचारे पढ़िया ना, क्योंकि डॉक्टर हो जाएंगे वो सब, अब सब हम ही बता देंगे, तो कुछ उन्होंने लोन के कर दिन छुट्टी कि डायरेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं। अब आ जाइए, तो क्रेब्स साइकिल कहां चली, माइटोकांड्रिया के अंदर। सबसे पहले माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर ने, उसका नामकरण बायोब्लास्ट किसने रखा, बताइए, अल्टमान ने। और उसका नामकरण माइटोकांड्रिया किसने रखा, बेंडा ने। अब देखो, जहां ज्यादा कोशिका वहां माइटोकांड्रिया ज्यादा, वहां ऊर्जा बनेगा ज्यादा। पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को। किसको, माइटोकांड्रिया। उसमें कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या बनता है, एटीपी। क्या बनता है, एटीपी। और उस एटीपी का काम क्या होता है, ग्लूकोज बनाना। एटीपी 38 गो एटीपी मिलके कितना ग्लूकोज बनाते हैं, एक ठे ग्लूकोज बना देते हैं। कितना ग्लूकोज बनाए, एक ग्लूकोज बना दिया जी, 38 एटीपी मिलके। और हमें क्या मिल गया, ऊर्जा। क्या मिल गया, ऊर्जा। कितने तरह का सांस चलता है, 2 तरह का। कौन कौन सा, एक तो बाहरी श्वसन, एक होता है अंदर का श्वसन, आंतरिक श्वसन। बाहर का श्वसन आपको दिखेगा, यानी बाहर का श्वसन कहां से चलता है, फेफड़ा से। और अंदर का श्वसन कहां चलता है, माइटोकांड्रिया से। समझ पा रहे हैं ना। इस श्वसन के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, ब्लड में। समझ पा रहे हैं ना, कहां पाया जाता है, ब्लड में। वो जो हीमोग्लोबिन है कहां से ऑक्सीजन उठाता है, लंग्स से। कहां से, फेफड़ा से। और फेफड़ा से उठा के सबको बांट देता है, और सबको बांट देता है तो चल जाता है क्रेब्स साइकिल। अच्छा, डीएनए माइटोकांड्रिया में और कौन पाया जाता है, डीएनए। अच्छा, ये देखो क्या बनाता है, ऊर्जा। भाई साहब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो छोटे छोटे माइक्रो आपको बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया, इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया है जो आपको दिखेंगे नहीं, जैसे नीलहरी शैवाल जिसको बोलते हैं एल्गी। समझ पा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया।
आपको कोरोना वायरस उठा लो, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। देखो जब हम कोशिका पढ़ाएंगे ना बाबू, तो बस दो चीजें समझना है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है जी, और एक होता है यूकैरियोटिक। एक क्या होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक क्या होता है यूकैरियोटिक। अब बस एक क्या चीज समझना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर बाबू एक लाइन में हम समझाते हैं। ये माइक्रो इतना ही खतरनाक है, इसको देखने के लिए तुम्हें चाहिए सूक्ष्मदर्शी, मतलब नंगी आंख से देख नहीं पाओगे, और यूकैरियोटिक को नंगी आंख से देख पाओगे। बस इतना समझो कि जिसको हम देख लिए यूकैरियोटिक, जैसे बोलते हैं ना यू आर स्टूपिड, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल। अरे भाई यू लगा रहे हो तो देख रहे हो ना, यू आर ब्यूटीफुल बोल दिए तो क्या बिना देखा ही बोल दिए, देखे तब ना बोले। यू आर हैंडसम बोल दिए, यू आर गर्ल बोल दिए, वाह क्या बोलते हैं, वाह बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वाह वाह बोल देते हो जो। तो बताओ भाई जो बोल रहे हो इसमें क्या लग रहा है, यू, और यू क्या है जो दिखेगा, जितना भी दिखे, कुत्ता बिल्ली सियार, ठीक है, हिरण गधा, कुछ दिखे जी, चींटी चीटा, मक्खी मच्छर, कुछ देखेंगे, सब कैसे हो जाएंगे यूकैरियोटिक। और जो लोग नहीं दिखेंगे प्रोकैरियोटिक, जो लोग नहीं दिखेंगे प्रोकैरियोटिक। जैसे वायरस, कोरोना वायरस को देखे, टाइफाइड तुमको हो जाता है, बड़हलगंज का सबसे खास बीमारी, बड़हलगंज में बड़ा एक बीमारी होता है जी टाइफाइड, कोनो पैथोलॉजी यहां जाओगे टाइफाइड निकाल देगा तुमको तुरंत, टाइफी वायरस, क्योंकि उसका लगता है कि उसका दोस्ती है, बड़हल के पैथोलॉजी वालों का दोस्ती है टाइफी वायरस से। कहते हैं कि हम जब ब्लडवा चेक करते हैं तो टाइफी वायरस अपने आप आ जाता है, तुम्हारे ब्लड में नहीं है। जब वो करे केविनवा में पूछता है ना, पैथोलॉजिया में जब घुसता है तो वो करे और टाइफी आ जाता है, यानी तुरंत टाइफाइड डाल देगा। तो टाइफी वायरस, अब देखना टाइफी वायरस भी क्या होगा, नहीं दिखेगा जी, जब नहीं दिखेगा तो प्रोकैरियोटिक, और दिखेगा तो यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया जो होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया जो दिखते नहीं है, कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। तो एक चीजें ध्यान में रखना कि जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरस हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, है इसका उपाय कि सर इसको क्यों नहीं पाया जाता है? तो बाबू बता देना, ये क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा। अब वायरस की अगर ऊर्जा मिल जाए ना तो केहू के छोड़ी ना, सबके दौड़ा दौड़ा मार ढारी। जैसे कोरोना वायरस के अगर ऊर्जा मिल गया होता तो वो छोड़ता, तो जो स्लोगन दिया जा रहा था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सब फेल मार जाता, कोनो कोने में लुकाई सबके घेर घेर के मार ढारा। तो भगवान देखो कितना बढ़िया काम किए, कहे कि जितना वायरसबा माना है, जितना छोट छोट बैक्टीरिया माना, इन्होंने के कौन के का न डरियो, माइटोकॉन्ड्रिया मत डरियो, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया कुल पा जाइए तो केहू के बचे नहीं दी। समझ पा रहे हैं ना, ये चल नहीं पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अगर मिल गया ना तो दौड़ेंगे सब, चलने की बात छोड़ दो, दौड़ेंगे और दौड़ा के पकड़ के तुमको मार डालेंगे सब। इसीलिए आपको अब क्या है, कोरोना वायरस और छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या है जी, प्रोकैरियोटिक है। क्या है, प्रोकैरियोटिक। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि लगभग आपको 99% प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। समझे बात को? क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या आप माइटोकॉन्ड्रिया बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ठीक है जी, जो आज तक आप नहीं जानते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, अल्टमान ने किया, अल्टमान ने किया। उस अल्टमान को अब भूल जाइए, कौन किया, कोलिकर ने किया। कौन किया, कोलिकर ने किया। कुछ नया जाने, कुछ नया अच्छे से जाने। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लग रहा होगा और बायोलॉजी आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं दिमाग में ही ना बैठाना बाबू कि मैथे का टीचर होकर बायोलॉजी कैसे पढ़ा रहा है ना। पढ़ो, बस पढ़ो। हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या चीज है, हमारा इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ा रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है जी बायोलॉजी में। रियलिटी बताऊं आपको, आप लोगों को रियलिटी बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट लगता है बायोलॉजी में, और मैथ में तो मैथ मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैथ में तो इंटरेस्ट आता ही है, बायोलॉजी में भी आता है। तो क्यों ना इस इंटरेस्ट को, कुछ इस आपको नॉलेज को आपसे साझा किया जाए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं ना, बायोलॉजी कैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें हिम्मत दे रहा है। पिछले बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और कि अच्छा लग रहा है सर वीडियो, और भी बनाइए, तो हम फिर उसको अग्रसर, उसको फिर आगे वीडियो। ठीक है, तो चलिए बाबू, अच्छा एक चीज बताओ, एनर्जी बन रहा है तो हमारे जीभ में भी तो एनर्जी क्या है,
हमारा जीबीए तो एत्ती चुका है, लेकिन तब से हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, तब से बहुत पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। 1 घंटा से बोल रहे हैं, तो ये काहे ना थक रही है जी, ये काहे ना थक रही, ये कहां से ऊर्जा पा रही है? क्योंकि इसका ऊर्जा जब खत्म हो रहा है तो इसको ऊर्जा कौन दे रहा है, कौन इसको ले जाके ऊर्जा दे रहा है? तो इसका अगर ऊर्जा, इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ना कि ऊर्जा कौन देता है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये ऊर्जा कैसे जाता है और क्या करना चाहिए। एक जब रनिंग करता है लड़का तो उसको मुंह क्यों नहीं खोलना चाहिए। एक काम यानी कहते हैं ना कि एक ठे काम करो तारा तो करे साथे दूसर का काम ना करो। समझ पा रहे ना? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप खोजिए कि ऊर्जा एक दूसरे से दूसरे जगह तक पहुंचा रहा है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि जिससे हमको हिम्मत मिले और आगे का वीडियो हम बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।